नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत। नमस्कार। आज हम लोग बिंद की राजनीति पर बिंद संवाद के रूप में चर्चा करने हेतु यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों के स्टूडियो में आज कांग्रेस पार्टी से श्री दिवाकर द्विवेदी जी, आम आदमी पार्टी से प्रमोद शर्मा जी, भाजपा से श्री बालाजी द्विवेदी उपस्थित हैं। आइए हम लोग बिंद की राजनीति पर एक संवाद करते हैं। आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता भाई प्रमोद जी से एक प्रश्न बनता है कि आपकी पार्टी बड़े ऊंचे बड़े ख्वाब दिखाकर देश की जनता को दिल्ली की सत्ता में आई थी। उसके बाद पंजाब में भी उसने अच्छा काम किया और कह आप लोग यही रहे थे कि पूरे देश में एक दिन आपका राज होगा, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखिए अनिल जी, पहले तो आपको यहाँ मेरे को बुलाने के लिए, पार्टिसिपेट कराने के लिए इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी जो है इस देश की जितनी पुरानी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी जो तीसरा विकल्प जो कि देश में माना जा रहा है, इसके राजनीतिक सफ़र के बारे में बता दूं कि आज के डेट में, आज की तारीख पे आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो सबसे कम समय पे पूरे देश में बहुत तेजी से लगभग जो है सारे जितनी राजनीतिक पार्टी में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टियां हैं। उसका मैं एग्जांपल बताता हूं कि जब 2013 पे जब पहला इलेक्शन जब लड़ा आम आदमी पार्टी ने, तो वहां पर दिल्ली पे जो है 28 सीटों पे थी। 28 सीटों के बाद जो है और दोबारा से ऐसा कुछ परिदृश्य बना जिसमें मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद दोबारा आपको देखेंगे तो दोबारा जो है उन्होंने अपने भारी बहुमत से जो है 67 सीटें ली। तो 67 सीटें लेने के बाद जो है वो वहां पर भी एक सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद जो है राजनीतिक पार्टी अगर बात करती हैं कि सफर में किस तरह सफलता की बात करेंगे, तो उसके बाद हम मुख्य विपक्ष के रूप में जो है पंजाब में है। पंजाब में हमारे जो है 22 विधायक हैं। उसके बाद अगर लें तो दिल्ली में 3 एमसीडी हैं, उस पे जो है हम लोग का मुख्य विपक्ष के रूप में है। और देश के अंदर में ऐसा कोई भी जगह नहीं जहां पर आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो नहीं है। और इसका विकल्प इसीलिए है क्योंकि आज की डेट पे जो है अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में हमारा जो सरकार है, दिल्ली सरकार जो है आज की देश की जो जीडीपी हो या स्वास्थ्य हो या फिर आपका शिक्षा नीति हो, इन सभी कामों में सबसे अधिक है। और राजनीतिक सफर जो माने अगर तो सबसे अधिक ग्रोथ करने वाली पार्टी। बहुत बढ़िया प्रमोद जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। अभी एक प्रश्न बन रहा है यहाँ पर कांग्रेस से। दिवाकर जी, आपसे एक प्रश्न बन रहा है कि भारत में आपकी जो पार्टी थी कांग्रेस, वो बहुत दिनों से एक स्थिर सरकार भारत में देती थी। क्या कारण है कि बीते दिनों इस समय अस्थिरता की स्थिति आ गई है और जो भी राज्य आप लोगों ने किसी तरह से जीते थे, वहाँ आपकी सरकार को भाजपा या कहीं ना कहीं से सेंध लग रही है और आपकी सरकारें गिर रही हैं? अनिल जी नमस्कार। आपने तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने स्टूडियो में हम लोगों को बुलाया। आज हमारी पार्टी की सरकार देने की अस्थिरता आप जो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह का माहौल है देश के अंदर, तो ये तो हमारी पार्टी है। देश ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और मोदी जी की सरकार आने के बाद पूरा देश ही अस्थिर है, ये आज पूरा दुनिया देख रहा है। हमारी सरकारें 3 स्टेटों में एक साथ आई थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हमारी पार्टी को जनता ने जनादेश दिया था। हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट लेके आए और अपनी सरकारें बनाए थे। और आज तक के इतिहास में सदैव ऐसा होता रहा है कि जिस पार्टी को जनादेश मिलता है उसको सरकार चलाने का पूरा अवसर दिया जाता है। और हॉर्स ट्रेडिंग, पैसे के दम पे उस सरकार को गिराने का काम अभी तक पार्टियां नहीं करती थी। ये डीएनए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है कि जीते चाहे कोई, पैसे के दम पे सीबीआई का सपोर्ट लो, इनकम टैक्स का सपोर्ट लो, ईडी का सपोर्ट लो, किसी भी कीमत पे उस पार्टी के नेता और विधायक को तोड़ो और सरकार को गिराओ और सत्ता पे आने का काम करो। मध्य प्रदेश में आपने देखा कुछ हमारी पार्टी के नेताओं को पैसे के दम पे किस किस तरह के वादे हुए और वो वादे धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। कि जिस सांसद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष ये कहता था कि इससे ज्यादा काम करने वाला सड़ा गला सांसद भी इससे ज्यादा काम करता है, उस व्यक्ति को, जिसको भारतीय जनता पार्टी के एक ड्राइवर रैंक का, उनको कहते हैं कि उनका ड्राइवर, तो उन्होंने हरा दिया। उस आदमी को गिफ्ट में आपने राज्यसभा दे दिया। जब वो सांसद एक सड़ा गला से ज्यादा खराब सांसद था तो आपने राज्यसभा गिफ्ट क्यों कर दिया? पहला जवाब तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आपकी कथनी और कथनी करनी में कितना अंतर है। राजस्थान में आपने देखा होगा कि अभी सारे इनके चिट्ठे ओपन हो गए।
रिकॉर्डिंग आने लगी और इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह से धन बल और लालच देके और नेताओं को तोड़ने का और विधायकों को तोड़ने का काम किया है। एक प्रश्न और बनता है, जो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति और खासतौर पर हम लोग बिंद से आते हैं और बिंद में आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीटें पाने वाली एरिया जो है वो रीवा है। इसमें 1 लोकसभा सीट है, उसमें से लोकसभा सांसद है बीजेपी का। 8 विधानसभा सीटें, 8 की 8 विधानसभा बीजेपी के अंदर का पाले में। मैं बालानंद जी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपको डेवलपमेंट, धन बल किस लालच पे बिंद के लोगों ने आपको वोट किया, आपकी पार्टी को समर्थन किया? और जब मध्य प्रदेश में आप लोगों ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई तो क्या रीवा से पैसा आपने खरीदने के लिए नहीं पहुंचाया था कि रीवा जिले का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश की सरकार में नहीं है? पहला प्रश्न ये। हमारा तो मानना यह है कि जहां जहां से लोगों ने फाइनेंस किया होगा, जो व्यवस्थाएं की होगी, वहां को प्रतिनिधित्व मिला। राम खिलावन पटेल जी को जो दूसरी बार के जीते हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं, पिछली बार चुनाव हारे थे 10,000 से, उनको आपने राज्य मंत्री बना दिया। रीवा जिले से 3-3 बार कैबिनेट मंत्री मिलता रहा और इस बार उनको दरकिनार कर दिया गया, दूध से मक्खी जैसे निकाल दिया गया। क्या डेवलपमेंट के बारे में भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान हो गया कि रीवा का जो डेवलपमेंट है वो कागजों में था और डेवलपमेंट के आधार पर 3-3 बार कैबिनेट मंत्री माननीय शुक्ला जी को बनाया गया, लेकिन इनका डेवलपमेंट खोखला था, इनका विकास खोखला था, इसलिए इस व्यक्ति को अब सरकार में इनकी प्रतिनिधित्वता की जरूरत नहीं है? क्या ऐसा हुआ? इसका जवाब मैं चाहता हूं। और आप तो रीवा के हैं, एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि रीवा में 15 वर्षों से, हमारे ख्याल से मेन रोड पे आप बैठते, हम लोग भी हैं, रतहरा से लेकर और बाईपास चौराहा तक ये डेवलपमेंट 15 सालों में करीब 25 बार हुआ होगा। रोड बनी, बिगड़ी, विकास चलता रहा, फिर विकास मिला नहीं तो बड़ी बड़ी पोकलेन लगा के 40-40 फीट तक गड्ढा खोद के विकास को तलाशा गया। ये हो सकता है विकास जमीन के नीचे दब गया हो, क्योंकि बार बार रोडें बन रही थी, विकास से बेचारा दब गया हो। पोकलेन लगने के बाद गड्ढे खोदे गए, उसमें भी विकास नहीं मिला। ले दे के किसी तरह से बाबा महाकाल ने मदद करके विकास को पकड़वाया। तो मध्य प्रदेश वालों ने कह दिया कि मुझे विकास की जरूरत नहीं, और दे दिया यूपी वाले को, ले जाओ विकास तुम्हारे यहां जाए, उसने गोली मार दिया। तो विकास कैसे हुआ और विकास का विकास कैसे हुआ? इन चीजों तक जुडिशरी न पहुंच पाए, इन चीजों तक ध्यान न पहुंच पाए। जब कोरोना आता है तो आप कहते हो कि जिहादी लाए, जब कोई अपराधी सरेंडर करता है तो आप कहते हो पिस्टल लेके भाग गया। आप लोग करना क्या चाहते हो? देश को किस दिशा पे ले जाना चाहते हो? हिंदुस्तान की जीडीपी जमीन के नीचे घुसी हुई, उसको पोकलेन लगा के खोलना पड़ेगा। अब प्रश्न बालाजी आपसे है कि आपकी पार्टी विस्तारवाद को बढ़ावा क्यों देती, ऐसी सोच क्यों रखती है कि विस्तारवाद हो, जब आपकी सरकार पूरे देश में हर जगह आपकी सरकार है और ठीक ठाक चल रहा है, तो चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है? देखिए अनिल जी, ऐसा है कि चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयत्न हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है जो अपने कुनबे को संभाल पाने में सक्षम नहीं। अब जब वो अपने परिवार को एकत्रित नहीं रख सकते हैं, अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, और एक पूंजीवादी व्यवस्था और एक गुटबाजी का बड़ा भयंकर परिस्थिति बनी हुई है उनके दलों में, वहां पर वो अपनी विफलता को छुपाने के लिए कि फलाने ने गिरा दिया, ढिकाने ने गिरा दिया, ये आरोप। जब आप अपने परिवार को संरक्षित करने और एकत्र करने में विफल हो जाते हैं तो इस तरह के बेतुके आरोप आप दूसरे दलों पर लगाते हैं। रही बात हमारी सरकार के द्वारा किसी भी सरकार को गिराने की कोई न चेष्टा थी, नहीं तो 15 महीने की सरकार थी। इनके आपसी अंतर्द्वंद में इनकी मध्य प्रदेश में सरकार गिरी। इन्होंने वरीयता जिसको देनी चाहिए उसको वरीयता नहीं दिया और उस आधार पर इनकी राजस्थान की सरकार गई। इनके आपसी अंतर्द्वंद और अंतरकलह, कमाई, एक दूसरे से कमाई की होड़ और ज्यादा फायदे की लालच और ललक ने इनके आपसी अंतर संबंधों को बिगाड़ करके रख दिया और सरकारें इनकी गिरती चली गई, और उसका ये दोष जो है तो हम लोग के ऊपर दे रहे हैं। ये पूर्णतः सत्य है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी आदरणीय प्रमोद जी बैठे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये यूपीए सरकार की विफलताओं से उत्पन्न हुआ एक तथाकथित समाज सेवी बहुत बड़े जन आंदोलन से, जिन्होंने जन आंदोलन किया था, वहां से उत्पन्न आप हुए। और फिर बाद में आपका जब ये कहा गया था कि हम कभी राजनीतिक सिस्टम में नहीं जाएंगे, राजनीतिक
हमारा ये गैर राजनीतिक संगठन होगा जो जन जागरण का काम करेगा। अंततः है आपको वही कुर्सी प्रेम और वही सत्ता प्रेम खींच के लाया और आप भी वही कांग्रेस की शैली में चले गए। और आज देखिए उदाहरण यह है कि ये आरोप प्रत्यारोप पार्टी बैठ गई और वो तो अपने भ्रष्टतम कार्यों की वजह से केंद्र से बाहर हैं और धीरे धीरे सारे स्टेट सारे राज्य खोते जा रहे हैं और इसका आरोप वो हम पे लगा रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद। देखिए ऐसा है कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और मैं कोई संवैधानिक संस्था नहीं हूँ जो चुनाव कराने या न कराने की बात कर सकूं। हाँ, लोकतंत्र को और चूंकि वैश्विक समस्या दोनों चीजें हैं, दोनों को के बीच में सामंजस्य बनाने का काम संस्थाएं करेंगी और चुनाव भी होगा और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी, क्योंकि ये तो पहले ही विफल हो चुके हैं और इसी विफलता का नतीजा है कि इनको उपचुनाव के। प्रमोद जी, आप लड़ा रहे हैं क्या अपनी पार्टी को चुनाव? आपकी पार्टी लड़ा रही है वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके माध्यम से दर्शकों जो देख रहे हैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस जो है एक दल जो है अपने विधायकों को बेच रही है और दूसरा दल जो है बीजेपी जो है पूंजीवादी होने के कारण जो है वो लगातार पूरे देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करते हुए जबरदस्ती पैसा का लालच देकर दबाव देकर जिस प्रकार से वो लोग खरीद रहे हैं, इन दोनों ही पार्टियों को अगर आपने कांग्रेस को वोट दे भी दिया तो भी वो बीजेपी को मिल जा रहा है और बीजेपी को देंगे तो वो जिस प्रकार से आज की डेट में पूंजी पैदा करके राजनीति को खराब कर रही है, इन दोनों लोगों से बेहतर विकल्प के लिए आपके पास में आम आदमी पार्टी का विकल्प मिलेगा और वो 25 जगह में 25 हो गए 26 हो गए अभी और लगातार ये बढ़ेगा क्योंकि पैसा बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे लग रहा है मेरे को कि ये काफी बड़ा हिस्से में चुनाव लड़ने की तैयारी जो हम लोग आम आदमी पार्टी पूरी तरह से वहां पर चुनाव लड़ रही है। दिवाकर जी, बाई इलेक्शन तो जब आएगा तो देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जितने भी लोग पार्टी छोड़ के गए, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने लालच देके किस कारण से आज जैसे कोई पार्टी छोड़ रहा है उसको किसी कारपोरेशन का अध्यक्ष बना दिया जा रहा है, आज कोई पार्टी छोड़ो ऑफर है सीधा कि आप मेरे यहाँ ये ले लो, आप मेरे यहाँ ये ले लो। उस परिस्थिति में जब वो लोग क्षेत्र में लौट के जा रहे हैं तो तमाम तरह से मीडिया से आप तमाम तरह के लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है कि लोगों को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जा रहा है कि आपने मेरे जनमत को बेचा है, आपको मेरे क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की पार्टी की अवधारणा में कोई अंतर नहीं। दिल्ली में दारू बेच के पैसा कमाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी कह रहे हैं कि हम सब बंद कर देंगे, मेडिकल स्टोर बंद कर देंगे, हॉस्पिटल बंद कर देंगे, लेकिन दारू बेच के रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो इन दोनों की विचारधाराएं करीब करीब देश के अंदर एक तरह है, तो इनसे तो कोई उम्मीद नहीं। ये लड़े न लड़े, इनको जिस स्थिति में जाना है वहां ये रहेंगे और ये तय करके। तो दिवाकर जी, क्या जहां जिन प्रदेशों पर आपकी गवर्नमेंट है क्या वहां दारू नहीं बिक रही क्या? नहीं, दारू बिकना अलग चीज है जी जी। आज ये कह रहे हैं कि वैश्विक महामारी से देश जूझ रहा है, वैश्विक महामारी को ये अपनी सुविधा के अनुसार उसको ये वो करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं सुविधा के अनुसार। मध्य प्रदेश में सरकार गिराना है तो वैश्विक महामारी नहीं, मध्य प्रदेश में विधायक खरीदना है और बेंगलुरु की रिसोर्ट में रुकवाना वैश्विक महामारी नहीं। राजस्थान में सरकार गिराना है, विधायकों को खरीदना है और मॉरिशस रिसोर्ट में रुकवाना वैश्विक महामारी नहीं। इनकी सुविधा के अनुसार वैश्विक महामारी का उपयोग होता है। लेकिन जब आप बाई इलेक्शन की बात करते हो तो ये आप चुनाव कराओ, यदि आप विधायक खरीद सकते हो तो बाई इलेक्शन क्यों नहीं करा सकते? राज्यसभा का इलेक्शन कराना वैश्विक महामारी नहीं। इनको जहां जिस चीज से फायदा होता है ये सीधे लोगों के बलि चढ़ाकर, प्रमोद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रमोद जी, लोगों को खतरे में डालकर अपना फायदा सिद्ध करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेरा सीधा आरोप है। आप मध्य प्रदेश में कोरोना स्टार्ट हो रहा था, आपने सरकार गिराने में अपना समय गंवाया और कोरोना की महामारी इंदौर और भोपाल में चरम पे चली गई। आज जब कोरोना पीक पे है, नरेंद्र मोदी जी रोज मन की बात, आत्मा की बात, दिल की बात, देखिए अभी इस वक्त जो है जिस प्रकार से ये मेरे मित्र जो है कांग्रेस के दिवाकर जी ने बोला कि शराब से ही रेवेन्यू जनरेट अगर हो रही है सब जगह की, तो मैं बताना देना चाहता हूं कि कहीं ज्यादा उड़ता हुआ पंजाब आपने सुना हुआ है। वो उड़ता हुआ पंजाब जो है वो आज की डेट में भी बहुत बड़े दौर से रहेगा और शराब बिक्री में बहुत ज्यादा आगे है
और यहाँ पर रही आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब सरकार थी तो यहाँ लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए जो है मतलब यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी वही शुरू किया, तो उसको 4 कदम आगे बढ़ गए। और इसके बाद जो है मैं अपनी बात को बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार के कारण, लेकिन जब दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के जिस समय आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो हम लोग 30,000 करोड़ का जो है एक रेवेन्यू लेकर, एक बजट लेकर आए थे, और बिना शराब भर नहीं, उसको सारे मदों पे इतना तरीके से, क्योंकि हमने 700 करोड़ के जो फ्लाईओवर हैं उनको हमने 300 करोड़ में बना के दिखाया और बेहतरीन तरीके से बना के दिखाया हमने। जो है वहां से पहले जो है इतना बड़ा मार्केट था, जो उस मार्केट में कहीं पर भी कोई टैक्स नहीं लगता था, टैक्स यूज करके हम लोगों ने उसको लगभग जो 3 गुना उसको बजट तो कर दिया है आज की डेट पे। तो ये अगर बोलना है कि शराब से जनरेट किया जाता है तो सारे जगह के रेवेन्यू करने के लिए वो एक माध्यम है, लेकिन उसको भी बाद में जब जिस प्रकार की भीड़ हो रही थी उसके बाद भी कंट्रोल कर दिया गया। उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर भी जो है उस चीज को छोड़ते हुए उसके बाद भी अगर आज की कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की गवर्नेंस की हर एक मॉडल को, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे वहां के काम करने के तरीके को हो, चाहे वहां पर आपका सिविल सर्विलेंस कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स का मामला हो, उन सभी को अपनाने के लिए पूरा देश अपनाएगा। ये बात कहने वाली बात है। जो वैश्विक महामारी है उसमें आम आदमी पार्टी कहीं से कहीं तक आ नहीं पा रही। एक स्टेट के आप छोटे से स्टेट में आप काम कर रहे हो। रही बात उड़ता हुआ पंजाब पे, तो आपका चेहरा दिल्ली में लोगों ने देखा और पंजाब में उड़ा दिया। उड़ता हुआ पंजाब में आपका हश्र ये हुआ कि दिल्ली में आपको देखा था लोगों ने, आपने दिल्ली का सपना दिखाया था पंजाब में, और पंजाब में आप उड़ता हुआ पंजाब लेके गए और पंजाब वालों ने आपको उड़ा दिया। भैया नमस्कार, दिल्ली ठीक है आपके लिए, आप इधर हम तो 22 थे और वहां पर जो है पहले हम जब दिल्ली में दोबारा वापस अभी आए हैं वहां पर तो आपके एक दो लोग थे, और आज जो है वो जीरो पे है। प्रश्न हमारा जीरो पे है, तो आगे कारण क्या है कि इसको गवर्नेंस को अपनाया। देश की न्याय प्रणाली, आज जो सबसे ज्यादा खतरा इस देश के अंदर है वो न्याय प्रणाली का है। आज कोई भी व्यक्ति चाहे वो जो भी, न्याय प्रणाली पर उसका धीरे धीरे विश्वास खत्म हो रहा है। और उसका कारण यह है कि हमारे देश की पुलिस इस तरह की थी हिंदुस्तान में कि बड़े बड़े कुख्यात डकैत तमाम आत्मसमर्पण किए, शस्त्र डाल दिए, लोगों ने घुटने टेक दिए। अर्जुन सिंह जी की सरकार थी, 25-30 डकैतों ने घुटने टेक दिए, भैया मुझे मेरी जान बख्शो और मैं आप समर्पण करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दरुआ को मार दिया, ठोकिया को मार दिया। कितनी ताकतवर पुलिस थी, जिनको आज तक किसी सरकारों ने वहां पे नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनको बीएसपी की सरकार में उनको मार दिया गया। एक व्यक्ति 6 एनकाउंटर हुए कंटिन्यूअसली इसी दौरान पे, एक नाबालिग बच्चा पिस्टल चला के भाग देता है, एक विकास दुबे जिसके दोनों पांव में टांगों में राड पड़े हैं और वो आत्मसमर्पण करता है, वो पिस्टल छुड़ा के भाग देता है। 4 मीडिया के लोगों को बैरिकेड्स लगा के रोक दिया जाता है कि वो पिस्टल छुड़ा के भागने वाली फोटो न खींच पाए। आप क्या दिखाना चाहते हो इस हिंदुस्तान के अंदर? अजमल कसाब को जिसने 117 लोगों की जान के साथ खेला, खड़े करके शूट आउट किया, 17 पुलिस वाले जिसमें IAS IPS रैंक के अधिकारी मारे गए, आप उसका ट्रायल इस देश के अंदर 4 साल न्यायपालिका के तहत चलाते हो। इसके बाद न्याय प्रणाली से उसको फांसी होती है। क्या खतरा था आपको? बालानंद जी, मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूं, योगी जी को क्या खतरा था विकास दुबे से कि आप उसको न्याय प्रणाली के तहत आपने उससे पूछताछ नहीं की और सुबह पूरी रात आपने उसको मारने का प्रयास किया, पेट्रोल पंप में गाड़ी रोककर मारने का प्रयास किया, ढाबे में गाड़ी रोककर मारने का प्रयास किया, मीडिया के बंधु जो पीछे चल रहे थे उनकी गाड़ी की चाबी छुड़ाने का आपने काम किया, और इसके बाद बैरिकेड्स लगा के जब ये लगा कि अब देर हो गया तो पहुंच ही गया, तो 6:30 में, अरे भैया मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि बैठोगे सफारी में और निकलेगी एक्सयूवी। यह कौन सा तरीका भाई योगी जी का? मैं पूछना चाहता हूं कि सफारी में बैठोगे और निकलोगे एक्सयूवी से, एक्सयूवी में बैठोगे तो निकलोगे ट्रेन से। अरे भैया बता दो, आपने जेल में मार दिया उसको। हाँ बालाजी, आप देखिए दिवाकर जी, प्रतिवाद और वाद प्रतिवाद आपसे तो वो कर रहे हैं जो पूरे प्रदेश में कहीं है ही नहीं। अब मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूं कि न्याय प्रणाली पे आपका विश्वास तो कभी था ही नहीं। न्याय प्रणाली फास्ट ट्रैक हुई है, उसको आप कहते हैं गड़बड़ हो गई। न्याय प्रणाली में न्याय जल्दी मिलने लगा, व्यवस्थाएं थोड़ा सा बदली, तो आपको लगता है अपराधियों का संरक्षण हो रहा और न्यायालय को उन्होंने खरीद लिया। नहीं, क्या बदली? 3 सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं। नहीं, क्या बदली? क्या बदली? क्या आप लोगों के बीच में फास्ट का तरीका ये नहीं है। विकास दुबे और उत्तर प्रदेश की पुलिस में क्या अंतर रहा कि 8 पुलिस वाले
मुकाबला मुझे नहीं सुने, बालाजी की बात सुनिए, आप मुझे नहीं सुने, बालाजी की बात सुनिए। तो क्या है ये तो कांग्रेस की बड़ी पुरानी प्रवृत्ति है। आप एक चीज बताइए, झूठ को बड़ा चिल्ला के बोलते हैं। एक चीज मैं पूछना और चाहता हूं, ये आपने आप बड़ा दुर्दांत अपराध किया कि आज पुलिस वालों को मारा, वो घिनौनी हरकत है, तो सुनिए, उसमें कड़ी से कड़ी सजा, पूरी फांसी जो आप जब सुनेंगे लेकिन नहीं, आपकी भी मैं संतुष्ट कैसे करूं? को तुरंत मार दिया, ये कौन सी न्याय प्रणाली है? दिवाकर जी सुनिए, 55-60 साल आप लोगों ने यही किया है, झूठ बड़ा चिल्लाकर बोला है। अरे वाह, और झूठ झूठ की संस्था जिसने, जब आप झूठ चिल्लाकर बोलेंगे तो सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे। अरे चीजें जो है, जिसमें 32 एक परिवार की सत्ताधारी व्यवस्था के विद्यालय में पढ़ने वाले आप वो छात्र हो जो परिवारवाद में काफी योग्य और दक्ष लोगों को दरकिनार करके राजनीतिक अस्थिरता के भंवर जाल में फंसते हो और फिर दोष हमें देते हो। आपके अंदर के इतिहास मत बताइए, इतिहास हमने पढ़ा है। आपके पीढ़ियों ने कुर्बानी दी है देश के लिए, यही तो बात है। दिवाकर जी आप सुनते नहीं, के लिए कुर्बानी दे रहा था। आप सुनिए, तो आपके ये चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी जेलों की सलाखों में पहुंचते और अंग्रेजों की दलाली करके किताबें लिखा करते थे। सुनिए, हम उस सत्ता अदब में कभी गए हैं ना जाएंगे ना, उसको चिमटे से चूना बदलते रहे। इतिहास आप लोगों ने लिखवाया, लिखा और वही आप उसका अरे भाई, आप बड़ी बड़ी मूर्ति लगाते हैं, चटर्जी ने इतिहास लिखा, बनर्जी जी ने इतिहास लिखा, कहाँ गया? पूरी बात सुनिए। जिस समस्या को आप अभी 70 सालों से झेल रहे थे और ये आतंकवाद नासूर की तरह पूरे भारत को 50 साल खोखला कर रहा था, नहीं था। पहले तो आप अपना एक वो जागृतिकल करेक्ट करिए कि विकास दुबे की समस्या 70 वर्ष मैं विकास दुबे की बात नहीं जो कर रहा। 50 साल का था, 17 साल में बालिग हुआ, 35-36 साल उसकी एज आपराधिक रही, उसमें आपकी सरकारें उत्तर प्रदेश में मेरे से ज्यादा रही। मैं क्रमशः है आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप में थोड़ा सुनने का हौसला तो होना चाहिए। सही चीजें बोले, निश्चित रूप से मेरे मित्र हैं। आप सुनते नहीं, ये धैर्य थोड़ा उत्पन्न करिए। विकास दुबे का पार्ट आप अभी हटा दीजिए, अभी आप नेशनल इशू पे आइए। आप कह रहे हैं चटर्जी बनर्जी ये हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने इस कश्मीर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसी कब्रों में बैठ के समझौते नहीं किए। 370 जिसकी वजह से आतंकवाद पूरे भारतवर्ष को खोखला कर रहा था, उसको हमने न्यायिक प्रक्रिया से संविधान के द्वारा, संविधान के दायरे में रह करके भारत के हित में, राष्ट्र के हित में एकीकृत भारत को एक करने के दिशा में हमने जो प्रयास किया उसका निर्णय हमने लिया। आप इधर उधर तुष्टीकरण की नीति में भारतवर्ष को भी खतरे में डाल रहे थे और इसकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे थे। क्या परिवर्तन, विकास दुबे का आपराधिक इतिहास 370 परिवर्तन क्या है आपका वहां पर? सुन लीजिए, अभी क्या परिवर्तन है? 370 आएगा 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 नहीं आएगा नहीं, अभी बहुत दिन हो गया, अभी आया क्या? सुन लीजिए, क्या अभी लगातार वहां का नेट तो चालू नहीं हो पाया, अभी नेटवर्क वहां दे नहीं पाया। अभी आप किसी और के आंदोलन से उत्पन्न हुए हैं। आप नहीं हम अपने आंदोलन से उत्पन्न हुए इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूं तो हम क्यों, आप सुनिए, हम बता रहे हैं क्यों क्या हुआ। हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के मास्टर को अपने यहाँ पर विद्यालय में जाकर बार बार ये बोला कि मेरा बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो है विद्यालय में आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं। हम दोनों मास्टरों को हमने बोला, जब मालूम चला कि आपने बोला, बार बार ये बोलते रह गए आप लोग कि अगर इतना ही आपको बढ़िया तो आप आगे पढ़ाइए, अब आगे पढ़ाइए, तो हम आगे पढ़ाने के लिए और हम आज वो पढ़ा रहे हैं जो कि अब हमारे पढ़ने के बाद आप हर जगह में अपने हर स्कूल में उसको लगातार लागू करें। नहीं पढ़ा पा रहे हैं, दिल्ली में भी अपनी दुकान बंद करने वाले नहीं हम लोग दोबारा आए हैं। ये तो हो गया राष्ट्रीय विषय। सारी राष्ट्रीय समस्याओं को, चाइना के साथ हो, भूटान के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, सारी समस्याओं को आपने लिंगर, आप लटकाने में बड़े माहिर थे, डेविएट करते थे, लोगों को कंफ्यूज करते थे। आंतरिक समस्याओं का पोस्टमार्टम ये सरकार कर रही है। सुनिए, मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जितना बड़ा समझौता आपके दल ने किया है ना, कभी किसी दल ने नहीं किया और पूरे वैश्विक इतिहास में किसी देश की सरकार ने इतना बड़ा मजाक नहीं किया होगा जितना आपकी सरकारों ने किया। हमने ये नासूर और ये जो कैंसर बनने की पहले की सर्जरी की जरूरत थी, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसकी आपको तकलीफ है क्योंकि आपके तुष्टीकरण और बेवजह गरीबों को गरीब रखने, अशिक्षित को अशिक्षित रखने की ये जो आपकी वो थी ना शैली, उस पे हमने उसको एक्सपोज किया है। इस बात से मैं अब रही बात विकास दुबे की, मैं क्रमशः आ रहा हूं। विकास दुबे का आपका जो आपराधिक इतिहास है पिछले कई वर्षों का है। अभी हमारी योगी सरकार, भाजपा की सरकार वहां पे विगत कुछ सालों से, इसके पहले आपराधिक संरक्षण किनका था, आपके समर्थन में किनकी सरकारें थी, किनको आप समर्थित
जो आपके साथ सहयोगी दल यूपीए में थे उनकी सरकारें थी, तो क्या अपराध में आप लोग बढ़ा रहे थे? ये तो आपसे पूछना चाहिए कि आज योगी सरकार आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, आपराधिक गतिविधियां कम हुई हैं, इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अच्छा, मैं अपने मित्र जो है भाजपा के मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके ऊपर जो है उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले कितने मुकदमे चल रहे हैं? कितने मुकदमे चल रहे हैं? राजनीतिक मुकदमों की बात छोड़िए, राजनीतिक मुकदमे नहीं है, राजनीतिक मुकदमे नहीं है, राजनीतिक मुकदमे नहीं है। किसने लगाया? आप जानकारी रखिए, ये वहाँ की शासित सरकारों के द्वारा लगाया गया षड्यंत्र पूर्वक ये मुकदमे, आप उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जिस व्यक्ति का अपना परिवार और कुटुंब छोड़ करके एक सन्यासी का जीवन में रहा। आप लोग सन्यासियों के इतिहास नहीं जानते। सन्यासी वो व्यक्ति है जो राजगद्दी को त्याग देता है। ये सन्यासी नहीं है, ये योगी नहीं है, भोगी है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, जो आदमी राष्ट्र धर्म का निर्वहन करते हैं, आज भी उनके भाई और बहन जो है तो किराने की दुकान और सीमा में नौकरी कर रहे हैं। आप उनका इतिहास भोगी टाइप के व्यक्ति हैं, इनको अपने विलास गोत्र से आप लोग एक प्रश्न मेरा आपसे है, आपने भी एक बात बड़ी अच्छी कही कि हमारे देश के अंदर 70 सालों में जो भी मैंने मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, बिल्कुल आज तक का इतिहास रहा है कि जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष रहा, प्रधानमंत्री रहा, उसने कभी झूठ नहीं बोले थे। उससे होता क्या था कि देश की छवि खराब होती थी। आपके प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप एक चीज बताइए, 15 दिन पहले मीडिया चैनलों में आया कि किसी भी मेरे भारत की सीमा पे चाइना ने ना एक उस पर कब्जा किया, ना 1 इंच जमीन हमारी कब्जा हुई है, और ये सारी चीजें अफवाहें हैं। अदर पार्टी के लोग, देश के और लोग जो ये कह रहे हैं कि चाइना हमारे अंदर घुस आया है, ये गलत अफवाह है। कहा आपके मोदी जी ने? कहा नहीं कहा? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आप 5 दिन बाद आपके ही नेता, आपके ही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाइना की सेना अब अपनी सीमा से 2 किलोमीटर दूर पीछे चली गई है। काहे चली गई भैया? जब घुसी नहीं तो पीछे काहे चली गई? दूसरा झूठ। तीसरी चीज, आप जब हमारे सीमा में चाइना नहीं घुसा तो हमारे सैनिकों को भेड़ बकरे जैसे मुर्गे थे क्यों मार दिए गए? 20 लोगों को क्या करने हमारे सैनिक गए थे वहां? आप लोग निरंतर झूठ बोल के देश का सर नीचा कर रहे हो। और जो आप कहते हैं ना कि अंतरराष्ट्रीय हमारी रणनीति जो है उसमें हम मजबूत हो रहे हैं, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के इस तरह के भाषणों से देश कमजोर हो रहा है, और सिर्फ कमजोर हो रहा है। आप एक तरफ कहते हो कि चाइना मेरे यहाँ कब्जा नहीं किया है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय उसमें हमारी क्या छवि है कि भारत के लोग जबरदस्ती लड़ने गए थे। जब चाइना हमारी सीमा में नहीं घुसा था तो हमारे सैनिक चाइना क्यों गए? और दूसरी तरफ आप कहते हो दूसरे दिन ही कि 2 किलोमीटर चाइना पीछे चला गया। आप देश को बताना क्या चाहते हैं? झूठ बोलना, जिसकी फैक्ट्री आप लोगों ने लगा के रखी। आपके प्रश्न कंप्लीट नहीं, आप बताइए। बात से नहीं की थी, वो आपकी सरकार ने करा दिया। बॉम्बे से लेके रीवा तक, रीवा से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके मेरठ तक लोग सूटकेस में अपने बच्चे को लाद के, डेड बॉडी को कंधे में लाद के और पैदल चले। ये डेवलपमेंट आपके मोदी जी ने गरीबों के लिए किया। बालानंद जी देखिए ऐसा है, अरे मैं विकास के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। विकास और राजेंद्र शुक्ला और रीवा, इसके बारे में विकास से मतलब, अगर मैं दोनों ही बीजेपी कांग्रेस से दुखी होकर उनको वोट पहले देकर और आम आदमी पार्टी के साथ में नई व्यवस्था देखने के लिए आया मैं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं विकास से मतलब आज के रूप में समदड़िया का मॉल मेरा विकास नहीं है, यहां पर जानवरों का लाकर यहां खुलवाना, जू बनवाना मेरा विकास नहीं है। मेरा विकास है संजय गांधी हॉस्पिटल के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतरीन करना। मेरा विकास था रीवा के लोगों का विकास यह है कि आंगनबाड़ी के अंदर में जहां पर है वहां पर केवल भर्रे सही न चलकर कुपोषित बच्चों को रोकवाना। मेरा विकास यहां पर था कि जो गौ अभ्यारण्य उन्होंने खुलवाया तो वहां पर 100 की संख्या में भूखे मरती गायों के लिए सही व्यवस्था कराना, उनके ऐसे बात न करना। मेरा विकास वहां था कि गांव गांव में कांजी हाउस खुलवाकर लोगों किसानों की जो फसल वो हो रही है उसको रुकवाना। मेरा विकास यहां पर था कि मेरे गांव के अंदर में जो ग्राम पंचायत के बजट जो आते हैं उसकी समीक्षा करना। मेरा विकास यहां पर था कि गांव के अंदर पटवारी, ग्राम सेवक, वहां के जो
पीएचई विभाग वो अपने कार्यों को सही ढंग से संचालित करता, ये व्यवस्था क्या हो पाई थी पहले से बेहतर या हो रही थी? आज भी वही भर्रेशाही चल रहा है। मेरे ये विकास अगर कहा जाएगा तो मेरी नजर में ये जनता के साथ ऐसा है शर्मा जी, मैं तो उनको भी जवाब देना चाहता हूँ जो इन मजदूरों के और इस बीमारी के चलते जिन्होंने पलायन किया। विकास से मतलब क्या है? अब सुन लीजिए, विकास से मतलब क्या है? राजेंद्र शुक्ला जी का विकास मैं बता रहा हूँ, क्रमशः आ रहा हूँ, विकास किसका? आपके पास भी आ रहा हूँ। ये वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो इतने बड़े देश के विभाजन की विभीषिका को इस दुनिया ने देखा है और उससे बड़ा पलायन पूरे विश्व। नहीं, हम लोग रीवा में बात कर रहे हैं। आप मेरी सुन लीजिए, उनका जवाब दे रहा हूँ, उनसे शुरू होकर आप तक आऊंगा। आपके विकास में भी आता हूँ और उनके विकास में भी आता हूँ, मैं दोनों लोगों को संतुष्ट करके ही जाऊंगा। तो जिन्होंने पूरे विश्व में सबसे बड़ा पलायन करवाया इस देश को दो टुकड़े करके, वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके विकास का मॉडल फेल था इसलिए आपको नेतृत्व नहीं मिला। आप हमारे आंतरिक संगठन की चीजों में अपना दिमाग कम लगाइए, उसमें कंसंट्रेट कम। दादाजी की बात, दादाजी की आपको 4 करोड़ लोगों ने वोट दिया, जब तक आप अपने उपचुनाव की चिंता करिए। आप लोग अपने उपचुनाव की चिंता करिए, नहीं शायद एक आध दो सीटों की गुंजाइश बन जाए। देखिए मेरे को आपत्ति आप लोगों से है कि आप लोग दोनों दादाजी के जमाने की बात कर रहे हैं। अब आज की जमाने की बात की, आज के जमाने की बात कीजिए। अभी क्या अब आप पे आता हूँ, बताइए डेवलपमेंट पूछते हैं। विकास, मेरा विकास क्या है? विकास से मतलब क्या है? मेरा विकास ये है कि आपके घर के किसी भी सदस्य को नागपुर और मुंबई इलाज कराने नहीं जाना पड़ेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बिल्कुल जाते हैं, चालू ही नहीं हुई, वो चालू ही नहीं हो पाई। आप लोग सुनने की अगर साहस नहीं रखेंगे तो आप लोग पहले संजय गांधी अस्पताल में इलाज करने होते बाद क्यों बाहर जाना पड़ रहा है? सुनने का साहस रखिए। आपका प्रश्न मैंने ले लिया, अब मुझे सुनिए। आप नहीं, आप अभी बोल रहे हैं कि हम बाहर जाने के लिए आप पहले प्रश्न पूछ लीजिए फिर मैं जवाब। नहीं, हम तो विकास क्या है, फिर मेरा सुनिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, हर चीज में वक्त लगता है। आप बताइए विकास आपके 70 वर्षों में आपने चुरहट में एक पुलिया नहीं बनाई थी, वो रफ्ते में चल रहे थे। आप रीवा में रहिए, और संजय गांधी अस्पताल मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा। यदि मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा और आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी की बात करूंगा तो संपूर्ण बिंद की बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने केवल रीवा भर का विकास नहीं किया, विकास किया है राम खिलावन पटेल ने। सुन लीजिए, राजेंद्र शुक्ला जी का विकास सुन लीजिए, हमारे यहाँ सबको मौका मिलता है, पूरी बात सुनिए। डेवलपमेंट उन्होंने नहीं, किसी को दिलवाना न दिलवाना ये हमारा अधिकार नहीं है। हमारे एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें देखिए रुपये विकास, मेरा विकास जो है वो संजय गांधी हॉस्पिटल का वो सोनोग्राफी मशीन है। उस मशीन को क्यों विकसित नहीं क्यों पाया पिछले 50 साल से आज तक? कांग्रेस का जमाना भी आज भी जमाना, लगातार 30 दिन बाद की डेट मिलती है, 7 साल मर जाएगा। उसके बारे में क्या है? सिटी स्कैन कराने जबलपुर जाना पड़ता था, पिछले 5 सालों से सिटी स्कैन रीवा में हो रहा। नहीं, क्या व्यवस्था नहीं है? कैंसर के क्या आज सोनोग्राफी की डेट आज मिली, डेट कितने दिन बाद मिलती है बताइए? सुन लीजिए, कारण क्या है उसका? 3 महीने बाद। पूरी बात सुनिए। पहले जबलपुर आप जाते थे, अब यहाँ डेट के चक्कर में आप हमको फंसा रहे हैं। दूसरी चीज नहीं, फंसा नहीं रहे, फंसाए हैं। नहीं सुन, आप सुन नहीं रहे। कैंसर का इलाज के लिए हमको मुंबई जाना पड़ता था, अब की हमारे यहाँ कैंसर की यूनिट पड़ गई। हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ गया, जिसके लिए हमको नागपुर और मुंबई जाना पड़ता था। आजाद जी ने कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी बात सुनिए, आप लोगों ने काम रोका है, नहीं तो अभी को 15 महीने की सरकार नहीं होती है। सरकार नहीं, अभी कोई हॉस्पिटल गांव के बच्चों को रोका, जिसके पृष्ठभूमि हमारी केंद्र सरकार और माननीय श्री राजेंद्र जी के प्रयासों से पड़ी, वो अभी को चालू हो गया होगा, होता पूर्ण तरीके। बालाजी एक मिनट, पटवारी को गाँव में जाने से, डेट बताने से कौन रोक रहा है? अभी तक ग्राम सेवक कृषि के बारे में नहीं बता रहा, कौन रोक रहा है? अभी तक आप और गांव के अंदर में भर्रेशाही चल रही, पंचायत में उसको कौन रोक रहा है? अभी आप स्वास्थ्य सेवाओं में थे, अब आप आ गए स्वास्थ्य सेवाओं में। गांव के अंदर खुद कंफ्यूज है। सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में बताइए ना, आप यदि नहीं सुनेंगे तो मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। हमने स्वास्थ्य सेवाओं पे तरक्की की, नहीं स्वास्थ्य सेवाओं में हमने बिंद के गौरव की ला करके अब उसका मान बढ़ाया। हमने
इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए। दिग्विजय सिंह के जमाने में हमको चिमनियां याद है मुझसे। आज भी 10 घंटे कल मेरा आंदोलन है, कल आंदोलन में जाने वाला हूं मैं, और 10 घंटे लाइट बदल रही है। लोग सुन नहीं रहे, हम आत्मनिर्भर हुए हैं हर क्षेत्र में। नहीं है, एक चपरासी का नौकरी में नहीं है, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं, ये में जेपी सीमेंट की स्थापना कराई थी और इसमें कम से कम 4 देखिए आत्मनिर्भर हुए, बात सही बोला। आपने रोजगार को बेचने का काम किया किसी आदमियों के हाथ में। नहीं, आत्मनिर्भर किया इन्होंने, अब आत्मनिर्भर हो गए लोग, लाइट गोल हो चुकी है। हम बिजली के क्षेत्र में, गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट हमेशा क्यों नहीं है? किसानों को करता है, जोता है, आपने बाढ़ सागर अधूरा छोड़ दिया था 40 वर्षों तक। भाजपा की सरकार और आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी के प्रयासों से नहरों का जाल बिछा, तब जाकर के किसान संपन्न हुआ, तब जाकर के उसका उत्पादन बढ़ा। और विगत कई वर्षों से हम गेहूं के बिक्री में, गेहूं के उत्पादन में हम तरक्की कर रहे हैं, भागीरथी है वो। इसीलिए आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। भागीरथी है, मंत्री नहीं है तभी मंत्री है। उन मंत्री काम हो या ना हो वो काम करेंगे। मंत्री पद से ऊंचा बहुत बड़ा व्यक्तित्व। किसी कार्य करने वाले विजनरी शख्सियत को किसी पद की बैसाखी की जरूरत नहीं होती, वो मिलेगा। मंत्री क्या कर रहे हैं जी? आप विचारों के सभी विधायक हमारे मंत्री पद के बराबर है। ये हमारे आदरणीय वो तो मुख्यमंत्री होते हुए भी नकारे थे, कुछ नहीं कर पाए, नॉन परफॉर्मिंग थे। आप इसी कुनबे को संभाल नहीं पाए, स्थिति की सरकार गिर गई। तो कुल मिला के आज आपसे ज्यादा बात करने का इसे मतलब नहीं आप दुखी हो। नहीं, दुखी हम नहीं है, हम लोग का बड़ा दिल है, हम लोग रुकते नहीं है। देखिए निरंतर चरे वेद सिद्धांत। बीजेपी के आज के जो है उनको सवाल का जवाब देना चाहिए। और बीजेपी के जब हमारे सांसद जी कुछ ना कुछ अनर्गल बोलते रहते हैं और ऐसी बातें बोलते रहते हैं, तो ऐसी बात हो रही लग रही है, तो उसमें देखो आप लोग किसी के सादगी का सुन लीजिए, किसी की सादगी का आप लोग उपहास जो उड़ा रहे हैं, सादगी नहीं कहेंगे, सादगी उन्होंने छोटे छोटे सिंबॉलिक सिस्टमों से समाज को जन जागरण का अभियान चलाया। क्या गलत वो कर रहे हैं? आप लोग उपहास उड़ा, ये कांग्रेस की शैली है कि हमारे एक सादगी और जमीनी नेता को आप लोग उपहास कर रहे हैं, उनका आप उपहास उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यदि उन्होंने किसी एक ऐसे जो बड़ा एक महिला सामान्य साथी भाई, तो उसको आप लोग नहीं, वो सादगी आपकी वहां कहां गई थी जब राजेंद्र शुक्ला जी उस दिन आए थे, जिस दिन भीड़ लगी थी? वो कहां था वो मंच? वो कहां था वो लगाने के लिए? उस समय तो नहीं बोले, उस समय नहीं पहुंचे। सोशल दिखावे के लिए नहीं, वो हर सार्वजनिक सभा में भी सोशल डिस्टेंसिंग पे बोलते हैं। कोरोना पे उन्होंने देखिए आप लोग क्या है, आप लोग उनको सोशल डिस्टेंसिंग सिखाते हो, तो जरूरत किसको है? नहीं, आपकी पार्टी की मीटिंग आम आदमी को जरूरत नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग बराबर आपके मापदंड अलग ही है, तो दिक्कत है। सांसद जी की जहां तक आप लोग बात करते हैं, वो हर सार्वजनिक सभाओं में कोरोना के लिए जन जागरण पे 5 से 7 मिनट अलग से बोलते हैं। आज की परिचर्चा इन्हीं विषयों पर आज समाप्त करते हैं। फिर किन्हीं विषयों पर चर्चा होगी, तब दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।